हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 जनवरी 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपने जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 6 जनवरी 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच बैंक वन यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021। तो कीवर्ड तो आपको यहां से पता लग रहा है कि कौन से अवार्ड की बात कर रहे हैं, और ये आंसर क्या होगा इसका, साउथ इंडियन बैंक होगा। तो सी इसका आंसर है। साउथ इंडियन बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है, और ये उन्होंने किस कैटेगरी के अंदर जीता है, आप देख सकते हो साउथ इंडियन बैंक, और किस कैटेगरी के अंदर जीता है, क्राइसिस फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। मतलब जब पेंडेमिक था, जब कोविड-19 चल रहा था, तो उस टाइम पीरियड पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया, लोगों को लाइक ऑटोमोटिव चीजें प्रोवाइड की, जिसके कारण जो है उनको किसी चीज को टच नहीं करना पड़ा, और जो है बिना किसी से बातचीत किए उनका सारा जो बैंक का काम है वो हो गया। तो जो साउथ इंडियन बैंक है उसने अपने रोबोटिक प्रोसेस और ऑटोमेशन कैपेबिलिटी को इंप्रूव किया, और इस टाइम पीरियड पे अच्छे से इंप्लीमेंट किया, और जितने भी कस्टमर थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और वो भी किसके थ्रू, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। मतलब किसी से भी फेस टू फेस उनको बात नहीं करनी पड़ी, ऐसे ही वर्चुअली जो है वो उन्होंने क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और वैसे भी 2021 का जो एडिशन है इस अवार्ड का, वो रिकॉग्नाइज करता है उन इंडिविजुअल्स की कंट्रीब्यूशन को, उन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीब्यूशन को, जो कि इंडिया में तो है ही हैं, लेकिन साउथ एशिया में भी हैं, लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो जिन्होंने सोसाइटी के अंदर जो है कोई चेंज लेके आए हैं ऑटोमेशन के थ्रू, लाइक नई टेक्निक का यूज करके, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने लोगों तक अपनी सर्विसेज को जारी रखा, चाहे वो कोई क्राइसिस का ही टाइम पीरियड क्यों ना हो। इस अवार्ड के अंदर और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, लेकिन एज सच आपको सारी कैटेगरीज याद करने की जरूरत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं। लेकिन दोस्तों साउथ इंडियन बैंक के बारे में याद कर लें। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, मुरली मुरली रामाकृष्णन। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा नाम है, राम भी है इसमें, कृष्ण भी है, मुरली भी आ गया, तो मुरली रामाकृष्णन याद रखोगे। और हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहां पे है, हेडक्वार्टर है केरला के अंदर। टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग।
और इनका एक ऑनलाइन असिस्टेंट है जिसका नाम क्या है, सोना। मतलब ऑटोमेशन यही है कि इन्होंने अपना एक ऑनलाइन असिस्टेंट जो है वो लॉन्च किया जिसके थ्रू ये सारी की सारी कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन बाकी जो आप बैंक्स के नाम देख रहे हो, इन्होंने भी रिसेंटली कोई ना कोई अवार्ड जीता है। जैसे कि ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक देख रहे हो, इन्होंने एक अवार्ड जीता जिसको कहा गया ग्रेट प्लेस टू वर्क, ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया, ग्रेट प्लेस टू वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही दिया गया। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को वन ऑफ द बेस्ट आरआरबी का अवार्ड जो है वो दिया गया, किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एसोचैम की तरफ से। एसोचैम का मतलब आपको पता ही है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और एचडीएफसी बैंक को इंडिया का बेस्ट बैंक कहा गया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। मतलब जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनका सबसे बेस्ट बैंक जो है एचडीएफसी बैंक। और ये अवार्ड जो है वो एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड के अंदर जो है वो ये अवार्ड दिए गए। तो तीनों के तीनों और अवार्ड भी आपने याद रखने हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो न्यूमरोलॉजी के अंदर जो है वो किसने जीता है। फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो गिनीज वर्ल्ड के अंदर नहीं था, तो पहली बार जो है वो एक रिकॉर्ड बना है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, जिसके कारण जो है वो न्यूमरोलॉजी वर्ड को भी जो है वो अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल कर लिया गया है। और ये रिकॉर्ड किसने हासिल किया है, जेसी चौधरी ने। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। जेसी चौधरी जो कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इनका पहली बार जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे जो है वो रिकॉर्ड दाखिल किया गया। और 2022 का ये पहला रिकॉर्ड है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, याद रखना है। और क्या किया, क्या रिकॉर्ड था कि इन्होंने न्यूमरोलॉजी के बारे में जो है वो 6000 पार्टिसिपेंट्स को, जो कि न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहते थे, उनको एक साथ जो है वो क्या किया, एजुकेट करने के बारे में जो वो लेक्चर दिया। और जिसमें 6000 पार्टिसिपेंट्स थे और यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, मिडिल ईस्ट और इंडिया से ये लोग जो हैं वो आए हुए थे। तो इतनी तादाद में इतने लोग इकट्ठे होकर जो एक लेक्चर को सुन रहे हैं, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ऑफिस ने एक नई कैटेगरी बनाई इसके लिए, न्यूमरोलॉजी, ताकि इस अचीवमेंट को जो है वो दाखिल किया जा सके। तो इसलिए आपने याद रखना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अगर आप कहोगे तो इसको हिंदी में हम अंक ज्योतिष भी कह सकते हैं, अंक ज्योतिष भी कह सकते हैं कि अंकों की मदद से भविष्यवाणी करनी, उसको हम अंक ज्योतिष कह देते हैं। तो जेसी चौधरी बहुत फेमस जो है वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो इसको अब जो है वो दाखिल किया गया है, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, टेक्निक है, जिसके थ्रू जो है वो हम आने वाले टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं, ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। और इवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमरोलॉजी जो है हमारा, उसने ही इस पूरा जो सेमिनार था उसको आयोजित किया था। और इसके अंदर पूरा एंशिएंट कल्चर जो हमारा ग्रीस का है, इजिप्ट का है, चाइना का है, इंडिया का है, तो उसको जागृत रखने के लिए, लोगों को बताने के लिए जो है ये लॉन्च जो है वो किया गया था। तो जेसी चौधरी जो है वो आंसर होगा। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे एक बी गोपाल का नाम देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। इनको 4th सत्यजीत रे अवार्ड जो है वो मिला है, 4th सत्यजीत रे अवार्ड इंडियन सिनेमा के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए। नेक्स्ट शैलेंद्र सिंह, इनको एक अवार्ड दिया गया, बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो दिया गया। जेम्स संगमा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। इनको एक अवार्ड मिला, प्रोग्रेसिव बिजनेस कंसेप्ट अवार्ड, प्रोग्रेसिव बिजनेस कंसेप्ट अवार्ड। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन पेटा की तरफ से दिया गया, क्योंकि इन्होंने वेगन लेदर का निर्माण किया था, मतलब जिसमें जानवर की जो चर्बी होगी उसको यूज नहीं किया जाएगा, तो वेगन लेदर जो है वो बनाई जाएगी। तो इस प्रोसेस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो अगेन 3 अवार्ड जो आपको मैंने और बताए हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बातें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अभी के अभी। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके साथ एक पीओ कोर्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और 25 दिन का वो कोर्स है, उसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, किस तरह से वो आपको बेनिफिट करेगा, कैसे वो आपकी परफॉर्मेंस को सुधारेगा, तो मैं 50 से 55 सेकंड आपके लूंगा, ताकि सारी की सारी जानकारी आपको दे सकूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ एग्जाम कोर्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। 25 डेज का ये प्रोग्राम हमने 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था, 14th ऑफ जैन को ये खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का वैसे, लेकिन अगर काउंट करोगे तो ये 25 दिन का जो है प्रोग्राम बनेगा। क्यों 25 दिन का, क्योंकि इसमें मंडे टू फ्राइडे ही हम आपको क्विज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें सिर्फ क्विज होंगे जो कि आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। 70 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, मतलब क्वांट के होंगे,
20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये क्विज होगा। आप इसको रोज अटेम्प्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आज का क्विज आज ही अटेम्प्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करें और अपना IBPS PO एग्जाम क्रैक करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट में। पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री जो है वो 102 नंबर की मेंबर बन चुकी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे स्लाइड से याद कर लें। और ये कैरेबियन नेशन है, कैरेबियन कंट्री है जिसका नाम क्या है, एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो ये दो आइलैंड है, दोनों को मिला के बना, जैसे अंडमान एंड निकोबार वैसे ही एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो 102nd मेंबर जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, क्योंकि 101st अगर आप याद होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। तो नंबर भी आपने जो है वो याद रखना है। तो आप देख सकते हो एंटीगुआ एंड बारबुडा 102 नंबर की मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इनिशिएटिव है बेसिकली दोस्तों याद रखना है, ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। किसकी तरफ से, इंडिया और फ्रांस की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया था। ये COP21 में स्टार्ट किया गया था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो था, कहाँ पे हुआ था, पेरिस के अंदर, जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पे इंटरनेशनल सोलर एनर्जी की शुरुआत की गई थी कि जो कंट्रीज जो हैं वो सोलर रिच कंट्रीज हैं, वो इकट्ठा होके जो है वो ज्वाइन करें इस अलायंस को, और हम जो है वो क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर सकें। और हम एनर्जी जो हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट हैं या पेट्रोलियम या डीजल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको हम जो है वो क्लीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर सकें, ट्रांजिशन कर सकें। तो अभी 102 मेंबर्स जो हैं वो इसकी सिग्नेटरी मेंबर्स जो हैं वो बन चुकी हैं। लेकिन सिग्नेटरी के बाद एक स्टेज और आती है जिसमें फुल मेंबर बनती हैं। वो अभी 80 के आसपास जो मेंबर्स हैं वो फुल मेंबर्स हैं, लेकिन सिग्नेटरी मेंबर्स कितने हो चुके हैं, 102 हो चुके हैं। और रिसेंटली एंटीगुआ और बारबुडा को ऐड किया गया है। कहाँ पे है ये कंट्री, तो आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका, नीचे देख सकते हो साउथ अमेरिका, तो ये बीच में कैरेबियन आइलैंड्स हैं। तो ये आप सर्कल देख रहे हो, जिसमें आपको एक आइलैंड मिलेगा, दो आइलैंड मिलेंगे, ग्रुप मिलेगा, एंटीगुआ एंड बारबुडा। एंटीगुआ नॉर्थ में है, बारबुडा जो है वो साउथ में है। दोनों के बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हो कि ये कंट्री जो है इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, वो है सेंट जॉन। इसी को सबसे इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। करेंसी जो है वो ईस्ट कैरेबियन डॉलर है, नहीं पूछेगा एग्जामिनर। प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री नहीं है, गेस्टन ब्राउन। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी एक चीज़ याद रख सकते हो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, वो हैं डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, क्योंकि इंडिया ने शुरुआत की थी तो हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव हरियाणा के अंदर है। याद रखनी है सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। कौन से पेमेंट बैंक को रिसेंटली शेड्यूल बैंक का स्टेटस जो है वो दिया गया है आरबीआई की तरफ से, तो रिसेंटली हमने किया था कि पेटीएम बैंक को शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिल गया है। और अब ये चौथा बैंक ऐसा है पेमेंट बैंक जिसको शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला है, और वो कौन सा है हमारे पास, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो आप देख सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक को ये शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिल चुका है, और ये ऐसा चौथा बैंक है क्योंकि इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ पेटीएम को मिल चुका है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मिल चुका है, और एक जो है वो फिनो पेमेंट बैंक को मिल चुका है। तो तीन बैंक ऑलरेडी शेड्यूल्ड स्टेटस में आ चुके हैं, और ये चौथा बैंक है जिनको ये स्टेटस दिया गया है। और इसका मतलब क्या है कि ये आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आ चुके हैं। आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसके सेकंड शेड्यूल में आ चुके हैं। और इस एयरटेल पेमेंट बैंक को स्टेटस मिलने से हेल्प क्या होगी, मतलब फायदा क्या होगा, ये इनको नई जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि सरकार का बिजनेस है, मतलब सरकार जो काम करती है उसमें एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो उनकी सहायता कर सकता है। जैसे कल को सरकार ने कोई स्कीम चलानी है, कल को कोई पैसा जो है वो सरकार का आना है किसी तरह से, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू वो पेमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक अगर हम कहें पेमेंट बैंक में, तो वो एयरटेल पेमेंट बैंक है। और इसके सीईओ और एमडी जो है वो कौन है, इसके सीईओ और एमडी हैं अनुब्रता विश्वास। याद रखोगे, अनुब्रता विश्वास। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि 2016 में आरबीआई ने इनको लाइसेंस दे दिया था। ये पहली एंटिटी थी कि आरबीआई ने कह दिया था कि पेमेंट बैंक का लाइसेंस जो है वो हम दे रहे हैं, और 2017 में इन्होंने अपना काम जो है वो करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब पहला पेमेंट बैंक भी जो है वो कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। याद रखनी है जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है गांधीज असैसिन, गांधी जी को मारा गया, द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, कि नथुराम गोडसे के दिमाग में कैसे आया कि गांधी जी को मारना है,
कैसे उनका परिवर्तन हुआ और कैसे उनके आइडियाज चेंज हुए, कहाँ से उनके आइडियाज में परिवर्तन आया, ये सारी चीजें इस बुक के अंदर बताई गई हैं। और ये बुक लिखी है धीरेंद्र के जाने। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। और धीरेंद्र के जा के बारे में याद रखना है, ये एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने इस बुक का जो है वो लाइक आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा बुक को लिखा है। और बहुत ही सुंदर कवर पेज आप देख सकते हो, गांधी जी असैसिन, नथुराम गोडसे का फोटो देख सकते हो, द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, कि किस तरह से उनके मन में ये आया कि गांधी जी को मारा जाए, कैसे वो परिवर्तित हुए। और किसने लिखी है? धीरेंद्र के जाने। और इस बुक में बताया गया है कि गोडसे का रिलेशन क्या रहा है उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जिनसे वो इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो गांधी जी के प्रति चेंज कर लिया और उनको मार दिया, और किस तरह से उनके मन में ये धीरे धीरे करके जो है वो चेंजेस और बढ़ने लगे, और जिससे एक खतरनाक अप्रोच जो है वो उनके मन में आई कि गांधी जी को मार दिया जाए। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सी चीजें जो है वो बता सकती है गांधी जी के मरने के बारे में। लेकिन बाकी जो ऑथर देख रहे हो, जिसमें सलमान खुर्शीद का आप नाम देख रहे हो, वन ऑफ दी आप कह सकते हो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इन्होंने बुक लिखी थी सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या। तो अयोध्या के बारे में लिखी गई है, बताया गया है कि किस तरह से अयोध्या जो है वो पीछे से लेकर अब तक जो है उसका निर्माण हुआ है। धवल कुलकर्णी, इन्होंने नथुराम गोडसे के ऊपर ही बुक लिखी है, नाम भी क्या है इस बुक का? नथुराम गोडसे, नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन, कि किस तरह से गांधी जी को मारा गया। जेरी राव, ये भी गांधी जी के बारे में बुक लिखते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, इकोनॉमिस्ट गांधी, इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। तो ये बुक इन्होंने लिखी है, याद रखना है, तीनों की तीनों बुक्स और जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, कौन से बैंक को डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कहा गया? मतलब वो इस तरह के बैंक हैं कि उनके डूबने से पूरा देश जो है वो डूब सकता है, इतने बड़े बैंक हैं कि उनको डूबने नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले एसबीआई को 2015 में कहा गया था कि वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में आते हैं। फिर 2016 में आईसीआईसी को कह दिया, फिर 2017 में एचडीएफसी को कह दिया। अब तब से लेके अब तक तीनों के तीनों बैंक जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो ये आरबीआई एक ऐसा निकालता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जिसको डूबने नहीं दिया जा सकता, मतलब सरकार जो है वो किसी भी टाइम पीरियड पे इनकी मदद करने के लिए तैयार रहेगी। बस क्वेश्चन को स्लाइड से ही याद रखना है। नेक्स्ट, उजाला स्कीम के 7 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उजाला स्कीम को कब लॉन्च किया गया था ये आपने बताना है, और उजाला स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया था। 7 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये क्लियर है कि कौन से ईयर में लॉन्च किया गया होगा, 2015 में। उजाला का मतलब अगर आपको पता लग जाए तो आप बता सकते हो कि इसको क्यों लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया था कि लोगों को अफोर्डेबल एलईडी लाइट्स मिल सके, ताकि एनर्जी को किसी ना किसी तरह से हम बचा सकें। तो आप देख सकते हो उजाला स्कीम को 7 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं, और हर साल जो है वो इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी को बचाया है। तो इसका मतलब क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, इसीलिए इसका नाम जो है वो उजाला रखा गया। 7 साल पूरे हो चुके हैं, और उजाला स्कीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2015 को जो है वो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मतलब आप इसको एक जैन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अनाउंसमेंट 1 जैन को ही हो चुका था, लेकिन ऑफिशियली जो है वो लॉन्च मोदी जी ने जो है वो 1 मई को किया था। तो अदरवाइज आप 1 जैन, इसलिए जैन में जो है इसके टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। और सरकार ने इसके अंदर 78 करोड़ एलईडीज जो हैं, मतलब जो एलईडीज हैं जिससे हम जो है वो लाइट को बचा सकते हैं, वो सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं कम कॉस्ट के अंदर। जिसके कारण क्या हुआ कि इसकी कॉस्ट जो पहले 300 से 350 रुपए होती थी, वो अब 70 से 80 रुपए के बीच में आ गई है, जिसके कारण बहुत ज्यादा लोगों की सेविंग भी हुई है। और आपको शायद ये आइडिया नहीं होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो उजाला प्रोग्राम है सरकार का, ये आईआईएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो कि सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में गिना जाता है, उन्होंने इसको केस स्टडी के तौर पे लिया है कि किस तरह से ये सक्सेसफुल रहा। और आपको शायद यकीन नहीं होगा कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो कि बहुत फेमस जो है वो लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज है, खास करके एमबीए कराते हैं ये, तो वो अपने करिकुलम के अंदर इसको ले रहे हैं एज ए केस स्टडी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा, और इसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को जो है वो एक एफिशिएंट लाइटनिंग जो है वो प्रोवाइड की है, खास करके अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर। तो ये है हमारी उजाला स्कीम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। एक बुक, फिर से बुक आ चुकी है, एक बुक लिखी गई है ममता बियॉन्ड 2021, ऑथर्ड बाय हुम। तो नाम से पता लग रहा है ये किसके बारे में है, ये है ममता बनर्जी जी के बारे में, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ की, वेस्ट बंगाल की, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि वो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की भी लीडर हैं। तो आंसर क्या है? इस बुक को लिखा है जयंता घोषाल ने। तो आंसर क्या होगा? सी होगा।
तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, ममता बनर्जी। और ये इस फिगर में आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि ये बुक ज्यादातर बात किसके बारे में करती है, बंगाल इलेक्शंस के बारे में बात कर रही है। और किसने लिखा है, जयंता घोषाल ने इस बुक को लिखा है। और हार्पर कॉलिंस ने ये अनाउंस किया कि हम इस बुक को रिलीज कर रहे हैं। और इसकी अनाउंसमेंट कब हुई है, इसकी अनाउंसमेंट हुई है ममता बनर्जी जी के बर्थडे के दिन, मतलब 5 जनवरी को उनका बर्थडे होता है। तो 5 जनवरी को इसको अनाउंस किया गया कि हम इस बुक को जो है वो रिलीज करेंगे। और इस बुक के अंदर स्पेशली जो भारतीय जनता पार्टी है वो कैसे हार गई इलेक्शन 2021 के, तो उसके बारे में बताया हुआ है वेस्ट बंगाल में। और स्पेशली जयंता घोषाल जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में विजिट करके आए हैं और देखा है कि उन फैक्टर्स पे टीएमसी जो है वो जीती है वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को, वो फैक्टर्स को इस बुक के अंदर दाखिल भी किया है उन्होंने। और ममता बनर्जी ने किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे किया है कि वो बेटी हैं बंगाल की, और जो गरीब लोग हैं और जो डिसएडवांटेज लोग हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही, उनको सब तरह की सुविधाएं ममता बनर्जी प्रोवाइड करेंगी, ऐसी इमेज जो है उनकी हर डिस्ट्रिक्ट में है, ये उन्होंने इस बुक के अंदर बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, खास करके ममता बनर्जी जी की जो छवि है वो इससे और भी लोगों तक जो है वो पहुंचेगी कि किस तरह की वो किस व्यक्तित्व की वो जो है वो औरत है, तो उसके बारे में भी लोगों को पता लगेगा। तो लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप पहला नाम देख रहे हो चिदानंद राजगट्टा, इन्होंने बुक लिखी है कमला हैरिस के बारे में। किसके बारे में, कमला हैरिस, ए फिनोमिनल वुमेन, ये इसकी कैप्शन थी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, इन्होंने बुक लिखी लाइक पॉलिटिक्स के ऊपर, बुक का नाम था डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये टाइटल है बुक का। एयाज मेनन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी, क्रिकेट के ऊपर इन्होंने लिखी, और बुक का नाम था इंडियन इनिंग्स। इंडियन इनिंग्स, ये 1947 से लेके अभी तक के क्रिकेट की चेंजेस के बारे में इसमें बताया हुआ है, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। अगेन तीनों की तीनों बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला आते हैं प्रोजेक्ट मिशन 100 जो है विद्या ज्योति स्कूल्स का, वो कौन सी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया। तो ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है, क्योंकि वो 2 स्टेट्स में जाके आए हैं रिसेंटली, एक तो मणिपुर गए हैं और एक कहाँ पे जाके आए हैं, त्रिपुरा जाके आए हैं। तो इसका मतलब दोनों में से आंसर होगा, इसका मतलब ना तो गोवा है ना ही उत्तराखंड है, आंसर यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विद्या ज्योति स्कूल जो है वो बेसिकली क्या है। विद्या ज्योति स्कूल जो हैं वो आर्म स्कूल्स ही होंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल्स होंगे, इनको कन्वर्ट किया जाएगा विद्या ज्योति स्कूल्स में। इसका फायदा क्या होगा कि इसमें जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। मतलब आप कह सकते हो कि एजुकेशन को अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बोर्ड्स, ये सारी चीजें यूज की जाएंगी। इसमें 500 करोड़ रुपए जो है वो सरकार खर्च करेगी अगले 3 साल के अंदर। तो इनका लक्ष्य क्या है कि 100 ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल्स को हमने विद्या ज्योति स्कूल्स में कन्वर्ट करना है। और स्टेट कौन सी है, त्रिपुरा। इसमें ऑलमोस्ट 1.2 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। 1.2 लाख स्टूडेंट्स को, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1.25 लाख स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, और नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। और इसी तरह से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नया टर्मिनल बिल्डिंग भी जो है वो साथ में उद्घाटन किया महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का। तो एक स्टैटिक सा क्वेश्चन है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जो वो कौन सी स्टेट में स्थित है। तो ये भी आपने याद रखना है दोस्तों, ये कौन सी स्टेट में स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत से प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे उद्घाटन किया, और यहाँ पे आप कह सकते हो टोटल 22 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट जो है वो 4800 करोड़ रुपए है। और ये मणिपुर के अंदर उन्होंने उद्घाटन किया, और मणिपुर के अंदर आपको पता है 2022 में इलेक्शन है, 5 स्टेट्स में इलेक्शन है। पंजाब याद रखोगे, इसमें आप यूपी बहुत ही फेमस, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। और ये तो अभी हो जाएंगे 2022 में, लाइक मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी 2 स्टेट्स के इलेक्शन होने इस साल, एक तो बहुत ही फेमस गुजरात और एक हमारे पास हिमाचल प्रदेश। तो 7 स्टेट्स के इलेक्शन होने दोस्तों 2022 में। और मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना स्टार्ट की गई। इसमें नाम से पता लग रहा है कि इसमें गांव को समृद्ध बनाना है, गांव में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना है, गांव में स्कूल्स जो है वो नए बनाने हैं, ऑल वेदर रोड्स बनानी है, मतलब सड़कों का निर्माण हो सके, टॉयलेट्स जो हैं वो फंक्शन करती हो, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ बनी हुई हो, तो मतलब फंक्शनल टॉयलेट्स जो हैं वो हर घर में होनी चाहिए, मतलब आप कह सकते हो स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाई जानी चाहिए। और बच्चों में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वैक्सीनेशन होनी चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए उनका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वुमेन्स को प्रोत्साहन देना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो गाँव में लॉन्च करनी है त्रिपुरा के अंदर। और न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग जो है, मैं पहले बता चुका हूं, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पे जो है वो अगरतला के अंदर उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया है। और विद्या ज्योति स्कूल के बारे में भी हम जिक्र कर चुके हैं। तो ये मेन चीजें थी उनके विजिट की।
तो ये याद रखना है। लेकिन इसमें आप त्रिपुरा के बारे में याद रखेंगे। त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? बिप्लब कुमार देव। कौन है? बिप्लब कुमार देव। यहाँ पे गवर्नर कौन है? सत्यादेव नारायण आर्य। सत्यादेव नारायण आर्य। और यहाँ पे आपको दो नेशनल पार्क मिलेंगे दोस्तों। एक तो मिलेगा क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बहुत फेमस है। और एक आपको मिलेगा राजबरी नेशनल पार्क। कौन सा? राजबरी नेशनल पार्क। और एक आपको मणिपुर के अंदर मिलेगा। मणिपुर के अंदर भी आपको एक मिलेगा बहुत ही फेमस, कैबुल लमझाओ। याद रखना है, कैबुल लमझाओ नेशनल पार्क। इसकी क्या खासियत है? ये पूरे वर्ल्ड का एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। जो मतलब आप कह सकते हो कि ये ऐसे लैंड है और इसके आसपास जो है वो पानी है और लेक है बेसिकली, तो इसलिए ये क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसका नाम है कैबुल लमझाओ। और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। ला गणेशन। याद रखनी है, जितनी भी चीजें मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताई हैं कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, या आप कह सकते हो ब्रांड इंडोर्सर बनाया है, ताकि वो बैंक की जो गतिविधियां हैं उसको प्रमोट कर सके, बैंक के जो प्रोग्राम्स हैं उनको प्रमोट कर सके। और बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं वो शेफाली वर्मा, जो कि हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। और ये सिर्फ 17 साल की हैं। ये बहुत ही खास बात है कि बहुत ही यंग क्रिकेटर हैं। और कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से बिलोंग करती हैं, रोहतक से बिलोंग करती हैं हरियाणा में। और इंडिया की नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। और 2019 में ये एक ऐसी प्लेयर थी, 15 साल की थी सिर्फ, और यंगेस्ट क्रिकेटर हैं वुमेन क्रिकेटर में अगर आप देखोगे, जिन्होंने T20 मैच को इंडिया की तरफ से खेला। और 2021 में इनके नाम पे एक रिकॉर्ड आया कि शेफाली वर्मा एक ऐसी पहली वुमेन क्रिकेटर है जिन्होंने 3 6 लगाए। 3 6 जो है वो एक टेस्ट मैच के अंदर लगाए, जो कि किसी भी प्लेयर के पास नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंक्स या बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो है इनके नाम आ गए हैं, तो इसलिए आपने याद रखना है। और बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप देख सकते हो जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग को रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कौन से बैंक का? बंधन बैंक का। बंधन बैंक। लेकिन पूरे इंडिया में नहीं ये प्रमोट करेंगे, ये सिर्फ कौन से एरिया में प्रमोट करेंगे? असम के एरिया में। अमिताभ बच्चन रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए एमवे इंडिया के। एमवे इंडिया जो कि न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट बनाता है, लाइक हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उसको प्रमोट करेंगे। मोहम्मद सिराज बहुत फेमस क्रिकेटर, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एक एप्लीकेशन का माई 11 सर्कल, जिसमें आप बेटिंग कर सकते हो, तो वो है हमारे पास माई 11 सर्कल। तो ये तीनों के तीनों आपने याद रखना है। शेफाली वर्मा का आप चेहरा यहाँ पे देख सकते हो, यंग क्रिकेटर, हमारी वुमेन टीम का हिस्सा है और बहुत ही फेमस प्लेयर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनको साइन किया एज ए ब्रांड एम्बेसडर। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी जान सकते हो। एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्डा। कौन है? संजीव चड्डा। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वडोदरा। वडोदरा, गुजरात। और रिसेंटली आप देख सकते हो जब ये लास्ट टाइम मर्जर हुआ था, तो देना बैंक और विजय बैंक दोनों इसके अंदर मर्ज कर दिए गए थे 2019 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी और ह्यूज, जो कि एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी है, दोनों ने एक ज्वाइंट वेंचर किया है कि हम ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट के थ्रू। और ये कंपनी कौन सी है? एयरटेल है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो इसका मतलब दो कंपनीज ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण करना है जो कि इंडिया में ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी। एक तो भारतीय एयरटेल है, दूसरी कौन सी है? ह्यूज लिमिटेड है। तो आप देख सकते हो एयरटेल और ह्यूज एक ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे जो कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। और इस ज्वाइंट वेंचर का बेसिकली नाम क्या होगा? HCIPL। इसका मतलब क्या है? ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 67% जो स्टेक होगा वो ह्यूज का होगा और 33% जो है वो किसका होगा? एयरटेल का। तो ये ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी सोल्यूशन सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस में प्रोवाइड करेंगे। छोटे बिजनेसमैन या मीडियम साइज के बिजनेसमैन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। और ये डील तो वैसे 2019 में ही साइन हो गई थी, लेकिन अप्रूवल लेने के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से होके जाना पड़ेगा, जैसे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उनसे परमिशन लेके अब पूरी तरह से ये अपना ज्वाइंट वेंचर तैयार करने के लिए समक्ष हैं। और आपने याद रखना है एयरटेल के जो भारतीय एयरटेल लिमिटेड के जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? गोपाल विट्ठल। गोपाल विट्ठल। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सोशल वर्कर पद्मश्री अवार्डी सिंधु ताई सपकल, उनका देहांत हो गया पूना में। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। दूसरी बात, बहुत ही फेमस सोशल वर्कर हैं, 74 ईयर्स ओल्ड में उनका देहांत हो गया। और ये मतलब महाराष्ट्र के अंदर तो ठीक है, लेकिन बाकी स्टेट्स के अंदर भी जो वुमेन के साथ गलत हो रहा है उनके खिलाफ जो है इन्होंने आवाज उठाई है। इनको मदर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन, मतलब आप कह सकते हो जिनका घर बार नहीं है, तो बच्चे जो है वो कहाँ पे रहेंगे? इन्होंने एक ऑर्फनेज बनाया, इन्होंने जो है वो अनाथालय बनाया। इस ऑर्फनेज का नाम क्या था? सन्मति बाल निकेतन संस्था।
तो इसके अंदर इन्होंने 1500 बच्चों को अडॉप्ट करके जो है वो वहां पे रखा और उस अनाथालय में उनको अलग अलग तरह से सहायता प्रोवाइड की। इनके नाम से जो है एक मराठी मूवी भी बन चुकी है, मी सिंधुताई सपकल, मतलब इनकी बायोग्राफी है बेसिकली। वो बहुत अलग अलग तरह के अवार्ड जो है वो जीत चुकी हैं, जैसे कि आप कह सकते हो मदर टेरेसा अवार्ड जीत चुकी हैं ये, मदर टेरेसा अवार्ड 2013 में। इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नारी शक्ति। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि किसी वुमेन को दिया जाता है। ये 2017 में हासिल किया और रिसेंटली 2021 में इनको पद्म श्री दिया गया। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पद्म श्री इनको 2021 में दिया गया। सोशल वर्कर कैटेगरी के अंदर कहां से बिलोंग करती थी? महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट खत्म करने के बाद इंपॉर्टेंट में पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने अपने नए डायरेक्टर के तौर पर किसको नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आरबीआई के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोस्तों इस टाइम पीरियड पे 15 है टोटल, इनको मिला के। तो 15 के 15 तो हम याद नहीं रखेंगे, ना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक बार नाम को पढ़ जरूर लेना है कि एक तो दीपक कुमार, जो कि आप कह सकते हो कि सीजीएम या चीफ जनरल मैनेजर थे, आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आरबीआई के। और एक अजय कुमार चौधरी, जो कि आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के अंदर थे, ये भी चीफ जनरल मैनेजर थे। तो इन दोनों को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो बना दिया गया। तो आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। तो नाम याद रखना है, दीपक कुमार, अजय कुमार चौधरी, सिर्फ पढ़ लेना है इसको, और कुछ इसमें याद रखने वाला नहीं है। अगला कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और एक एनजीओ है, आप कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, द अक्षय पात्रा फाउंडेशन। उन्होंने पीएम पोषण स्कीम को इंप्रूव करने का लक्ष्य जो है वो स्थापित किया है। मतलब हम जो है वो इसको इंप्रूव करेंगे। और पीएम पोषण का मतलब पोषण शक्ति निर्माण, पोषण शक्ति निर्माण। और ये स्कीम जो है वो पहले मिड डे मील स्कीम के नाम से जाती थी, लेकिन बाद में इसका नाम जो है बदल के क्या कर दिया गया? पीएम पोषण कर दिया गया। तो बच्चों में स्कूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए, बच्चे जो है वो अच्छी खुराक लें, उसके लिए स्कीम को इम्प्रूव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उन्होंने दी अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ टाई अप जो है वो किया है, ताकि बच्चों में हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी के बारे में हम उनको निश्चित कर सकें। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, द अक्षय पात्रा फाउंडेशन, दोनों आपस में नॉलेज को शेयर करेंगे, वर्कशॉप्स लगाएंगे, पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ताकि गवर्नमेंट जो है वो स्कूल मील प्रोग्राम जो है, मतलब मिड डे मील के अंदर जो फूड की क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके। और दोनों जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो जुटाएंगे, ताकि जो अच्छी तरह से जो है वो हम सपोर्ट कर सकें जितनी भी एक्टिविटीज मिड डे मील के अंदर या आप कह सकते हो पीएम पोषण के अंदर होती हैं। तो दोनों एक कमेटी बनाएंगे जिसमें दोनों तरफ से मेंबर होंगे, जो कि हर 3 महीने के बाद मिला करेंगे और देखा करेंगे कि जो भी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर हम काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मेन मकसद है फूड सेफ्टी, हाइजीन प्रोजेक्ट, मतलब स्वस्थ खाना जो है प्रोवाइड हो सके, और जो कुक्स हैं या हेल्पर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके कि किस तरह से आपने मील्स को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशनल क्वालिटी में बनाना है और बच्चों को प्रोवाइड करना है। और इसमें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम, इटली के अंदर। इसकी कब स्थापना हुई थी दोस्तों? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? डेविड बिस्ले, याद रखोगे, डेविड बिस्ले। और इस स्कीम के बारे में जरूर याद रखना है, पीएम पोषण स्कीम। इसका मेजर फंक्शन ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में रह सकें। वो रहेंगे तभी जब हम उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, और वो क्या था कि उनको खाना मिलेगा, जिसके कारण बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को जो है वो अटेंड करना स्टार्ट करेंगे और हमारा जो है रिटेंशन रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर से, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 75th एनिवर्सरी, आप कह सकते हो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लैब का जो है प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का उद्घाटन किया है। तो इसको जब देश आजाद हुआ था तभी जो है वो इसको बनाया गया था। और आप कह सकते हो कि ये जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसी के साथ इन्होंने LED फोटोमेट्री लेबोरेटरी जो कि यहीं पे स्थित है, इसका भी जो है वो क्या कर दिया? उद्घाटन किया। और साथ ही साथ कह दिया कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी टेस्टिंग जो है वो इंडिया में ही हुआ करेगी। जैसे कि लाइटनिंग टेक्नोलॉजी, हमारी लाइट जो हमारे LED होते हैं, तो उनको टेस्ट करने की जो लैब है वो भी दिल्ली के अंदर बन चुकी है। तो हमें बाहर से अब टेस्टिंग करवाने की जरूरत नहीं, जिससे हमारा बहुत सा पैसा और टाइम जो है वो बच जाएगा। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के बारे में याद रखना है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का।
अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। श्रीलंका के बानुका राजापक्षा हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, बहुत फेमस प्लेयर नहीं है, सिर्फ 30 साल के प्लेयर हैं और इन्होंने मात्र जो है वो 5 वनडे खेले हैं और 18 जो है वो 2020 खेले हैं और सिर्फ 409 रन इन्होंने बनाए हैं। लेकिन आपने याद रखना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका। और राजपक्षा से याद कर सकते हो क्योंकि राजापक्षा जो है वो प्रेसिडेंट के अंदर भी आता है। प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका के वो है गोताबाया राजापक्षा, ये भी आप याद रख सकते हो। आरबीआई ने सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए हैं 2 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के, इनके नाम जो है वो एक बार पढ़ लेने हैं। एक का नाम है मथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस, एक का है एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। ये आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके प्रति जो है वो वफादार नहीं थे, जिसके कारण जो है वो इनकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो कैंसिल कर दी हैं। और ये दोनों के दोनों जो है वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, तो दोनों की अगली गाइडलाइंस तक जो है वो बंद रहेंगी ये सर्विसेज। आरबीआई ने शेड्यूल बैंक स्टेटस दे दिया एयरटेल पेमेंट बैंक को, ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंधु ताई जी का देहांत हो गया, ऑलरेडी कर चुके हैं। 5th पसोको डे जो है वो 3 जनवरी 2022 को मनाया गया। तो पसोको डे मतलब पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, जो कि पहले जो है वो किसके अंदर आती थी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का हिस्सा थी 2017 तक, लेकिन बाद में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दी। तो 3 जनवरी को उसकी स्थापना की गई थी 2017 में, इसलिए जो है वो इसका दिन जो है वो बनाया जाता है 3 जनवरी को। याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इनका मेन काम है कि जो ग्रिड होते हैं हमारा, कि वो अच्छे से काम कर सकें, अच्छी जो है वो सिक्योर मैनर में हम बिजली को ट्रांसफर कर सकें, ये इनका मेन काम जो है वो रहता है। तो 3 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट आते हैं 5 जनवरी 2022 का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आरआरबी में शेयर कितना है। तो आरआरबी जो भी होता है रीजनल रूरल बैंक, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसमें स्पॉन्सर्ड बैंक का जो है वो कुछ शेयर होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना होता है 35%। तो ये मिलकर 100% हो जाएगा। और इसमें 50% है सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछा है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि कौन सा बैंक ऐसा पहला बैंक था जिसको सेटअप किया गया ईस्टर्न इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के बाद ईस्टर्न इंडिया में ऐसा पहला बैंक जो स्थापित किया गया था, उसका नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। आपने लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। यह अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। इसी तरह से जो है वो हमें सहयोग करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।